Guys, I need your attention. Listen, the question reads, define Tesla. Tesla क्या है? कोई बताएगा what is Tesla? किस चीज का यूनिट है? हाँ? जो लिख रहा हूं इसको एज इट इज कॉपी करना. सही है. कॉपी दिस. अगर आप भूल भी जाओ तो आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में लिख लेना. सही है. आप बराबर फॉर्मूला देखते हुए ही आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. इज दैट क्लियर? अ लार्ज horseshoe magnet produces a uniform magnetic flux of density B between its poles. Okay, outside the region of the poles the flux density is considered zero. इसका मतलब है कि fringing effect को उसने ignore किया है. ठीक है, वैसे होगा. The magnet is placed on a top pan balance and a stiff wire XY is situated between its poles as shown in figure 6.1. Okay, so हमारे पास ये है. मुझे ये कहता है The wire XY is kept horizontal and normal to the magnetic field. इसका मतलब है कि sin 90. यहाँ तक भी हो गया. The length of the wire between the poles is 4.4 centimeter. Just be careful, this is given in centimeters. A direct current of magnitude 2.6 amperes is passed through the wire in the direction from X to Y. इसका मतलब ये है कि हमारे पास X to Y इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये भी हो गया. अच्छा, फिर मुझे कुछ बोलता है इधर. The reading on the top pen balance increases by 2.3 grams. इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस पर मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ लगी होगी? नीचे की तरफ लगी होगी. अब जरा सुनो, अगर मैग्नेट पे फोर्स नीचे की तरफ लगी है तो वायर पे फोर्स किस तरफ लगी होगी? ऊपर की तरफ लगी होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसका मतलब है कि मेरे पास इसके ऊपर जो फोर्स आ रही होगी ये आ रही होगी. क्या मैं इस पे पोल्स ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? जरा इधर देखो, आई कैन इजीली प्रेडिक्ट द पोल्स. अब जरा सुनो, मेरे पास करंट गिवन है. सही है, मैं लेफ्ट हैंड रूल ही लगाऊंगा. करंट गिवन है, थंब किस तरफ जाएगा? थंब ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो प्रेडिक्शन आ रही है वो ये आ रही है. जरा इधर देखो, इस पर जिसने लेफ्ट हैंड रूल दिया इसने करंट हमें बता दिया, पहले ही बता दिया. तो इसके ऊपर लगाने से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. सो ऑब्वियसली द पोल P इज द नॉर्थ पोल. इज दैट क्लियर? ये मेरे पास नॉर्थ पोल आ रहा होगा. यहां तक मैंने प्रेडिक्ट कर दिया. अच्छा, अब जरा सुनो, वंस अगेन मुझे बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ द पोल P ऑफ द मैग्नेट. अब जरा सुनो, 3 मार्क के लिए जब आप आंसर कंस्ट्रक्ट करोगे सारी डिटेल मेंशन करोगे. सबसे पहले वही बात है कि भाई मेरे पास टॉप पेन बैलेंस की रीडिंग बढ़ी. इसका मतलब है द फोर्स ऑन द मैग्नेट इज डाउनवर्ड. ऐसे ही होगा. मैं इधर लिख रहा हूं, force on magnet is downward due to Newton's third law. Force on wire is upward, और चाहो तो डिटेल भी मेंशन करो, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड द फील्ड डायरेक्शन. ठीक है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स ऑन वायर इज अपवर्ड. फिर उसके बाद है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पोल P, सॉरी, हाँ, pole P is a north pole.
सही है? इज दैट क्लियर? दोबारा एक दफा सुन लो भाई, इस पे रीडिंग बढ़ी थी मेरे पास, अगर इस पे रीडिंग बढ़ी थी तो मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ आई? नीचे की तरफ आई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ द फोर्स ऑन द मैग्नेट इज डाउनवर्ड, देन दैट मीन्स हमारे पास जो है, जरा सुनो, द फोर्स ऑन द वायर मस्ट बी अपवर्ड, तो हमें तो वायर पे लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब मेरे पास सबसे पहली चीज है, करंट इसमें इस तरफ जा रहा है, मैंने मिडिल फिंगर को इस तरफ कर दिया, थंब मैंने ऊपर की तरफ किया, विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मेरे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। अगर इस तरफ जा रही है तो इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्थ पोल। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप, इधर देखो, जब ये हो गया, your target is to calculate the flux density between the poles. Now your target is to calculate the flux density, so B is equal to F over IL. अब हमारे पास जो फोर्स है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो चेंज इन वेट होगा, ऐसे ही होगा जो मेरे पास आ रहा होगा। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि B must be equal to change in weight over IL। ये मैंने आपको पहले भी इस तरह का सवाल कराया हुआ था। अब चेंज इन वेट जो है मेरे पास 2.3 ग्राम्स गिवन है, तो पहले तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.81 ताकि वेट निकल आए, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय, इसमें करंट कितना घूम रहा है? 2.6 एम्पियर का करंट है, यानी ये आ गया 2.6 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर इज 4.4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻²। जरा इसकी वैल्यू निकालो बी की। एक और भी कोई बता दे? 0.20 क्या? टेस्ला। सही है? कोई चीज की इसमें मिस्टेक हो तो बता दो, मैंने सारी कन्वर्जन की है। मैंने मास को ग्राम से केजी में लेकर गया हूं, लेंथ को मैं मीटर्स में लेकर गया हूं। यहां तक क्लियर है? ये भी हो गया, तो बच्चों वाला सवाल था। अच्छा, अब मुझे कुछ कहता है इधर, बेटे, द डायरेक्ट करंट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल करंट ऑफ RMS वैल्यू 2.6। ओके, योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ द रीडिंग ऑफ द टॉप पेन बैलेंस। अब हमें पता है कि ये वैल्यू जो होगी पीक टू पीक जाएगी। पहले मैं एक काम कर लेता हूं, RMS से पहले पीक टू पीक निकाल लूं, यानी मेरे पास I0 इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय √2 कर सकते हैं, यानी I0 जो पीक टू पीक वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2.6 मल्टीप्लाइड बाय √2। जरा ये निकालो कितना आ रहा है? 3.68 एम्पियर्स। ओके, प्लस माइनस यहां तक भी पहुंच गए। अब जरा सुनो, लिसन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि मेरे पास ये फोर्स पूरी नीचे की तरफ भी जाएगी इस पर, और फोर्स ऊपर की भी तरफ जाएगी। अग्रीड? यानी मेरे पास एक दफा फोर्स नीचे की तरफ जाएगी ज्यादा, और एक दफा फोर्स ऊपर की तरफ भी जाएगी, तो टोटल वेरिएशन दोनों साइड पे इक्वल होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं इसको। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मतलब जो मेरे पास आंसर ग्राम्स में ही चाहिए, आपके पास आई एम श्योर इसमें ग्राम्स में ही बोला है वेरिएशन। जरा सुनो, नीचे भी लगेगी फोर्स, ऊपर भी लगेगी, मतलब एक साइकिल के अंदर ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो ऊपर भी फोर्स सेम आएगी, नीचे भी सेम आएगी। मैं आपके सामने भी प्रूव कर देता हूं। पहले एक काम करते हैं, यहां पर फोर्स निकालते हैं, F इज इक्वल टू BIL लगा सकते हैं इसमें, और इसको I0 लगा सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू, पता नहीं कितनी फ्लक्स डेंसिटी थी, 0.20, या कैलकुलेटर वर्जन कैरी फॉरवर्ड कर देना। I0 की वैल्यू आ रही है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ हमारे पास कितनी थी? 4.4 इंटू 10⁻⁻² थी। सबसे पहले तो एक दफा ये फोर्स निकालो कितनी आ रही है। 0.32। अब एक काम और भी करो, इस फोर्स को डिवाइडेड बाय 9.8 भी करो, और फिर डिवाइडेड बाय 1000 भी कर लो, ताकि ग्राम्स में चली जाए। बेटे मेरी बात सुनो ना, अभी ये फोर्स न्यूटन्स में आ रही है, वेट ही है ना ये टेक्निकली। ये कितना आ रहा है मुझे बताओ? 0.032 न्यूटन है। अग्रीड?
मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जरा सुनो, डिवाइडेड बाय 9.81 करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1000 जब करोगे तो किस में चली जाएगी, ग्राम्स में चली जाएगी। लेकिन ये तो एक साइड की आई ना रीडिंग, पहले ये निकाल लो कितना आ रहा है। 3.2 क्या -6 ग्राम्स यहां तक पहुंचे। ये एक साइकिल के मतलब हाफ साइकिल की थी रीडिंग। अब मुझे तो टोटल वेरिएशन निकालनी है, तो टोटल वेरिएशन में तो ऊपर की तरफ भी लगेगी फोर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 इसको डायरेक्ट कर लो। ओह माय गॉड, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, सही है, ठीक है। किलोग्राम्स टू ग्राम्स जा रहे थे, माय मिस्टेक। कितनी 3.26 ग्राम्स, ये आ गई एक रीडिंग। लेकिन ये एक दफा नीचे लगी है तो ये वाली फोर्स ऊपर भी तो लगेगी। ओवरऑल टोटल वेरिएशन कितनी आ गई, डबल हो गई इसकी। सो टोटल वेरिएशन must be equal to 2 multiplied by 3.26, 6.52। अब इसको राउंड ऑफ भी कर लेंगे, बस इसको मैं 6.5 ही कर दूं, दैट इज मोर देन इनफ। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? बस इसमें थोड़ा सा ख्याल कर लेना कि भाई वो डिवाइड और मल्टीप्लाई का बहुत ख्याल रखना। सही है, हो गया? इज दिस क्लियर? टोटल वेरिएशन याद रखना कि भाई सीधी सी बात है, हमारे पास सपोज करो पॉजिटिव साइकिल में जब हमारे पास इस तरह चल रहा होता है ना, एसी यूं चल रहा होता है, तो जब ये वाला होगा सपोज करो इस पर फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन जब ये करंट रिवर्स होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी। दोनों तरफ फोर्सेस सेम लगेंगी, पहले नीचे फिर ऊपर। टोटल वेरिएशन कितनी आ गई, डबल द टाइम। सही है, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर एक और सवाल आता है, इधर देखो, ये वाला हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि इस तरह के अब नहीं आते सवाल। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आर डूइंग राइट नाउ। A constant current is maintained in a long straight vertical wire. Okay. अब सबसे पहली चीज है कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर है तो इसके अंदर करंट भी पास हो रहा है। अगर करंट पास हो रहा है तो हमें पता है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूं घूमकर यूं जा रही होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और मेरे पास ये हॉल प्रोब गिवन है, हॉल प्रोब का जो फेस है उसका जो प्लेन है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यूं घूम कर आएगी और यूं जा रही होगी, यानी 90 डिग्रीज का एंगल होगा इसके साथ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 90 डिग्रीज का एंगल होगा। ओके, यानी अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रीडिंग बहुत बड़ी आ रही होगी, मैं मैक्सिमम रीडिंग आ रही होगी, बड़ी नहीं मैक्सिमम रीडिंग आ रही होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब जरा सुनो, इसने मुझे कहा है the constant current is maintained in a long straight vertical wire. A Hall probe is positioned a distance r from the center of the wire as shown in figure 5.1. I can see that. सही है। उसके बाद फिर मुझे ये कहता है explain why when the Hall probe is rotated about the horizontal axis xy. इसका कहने का मतलब ये है, जरा इधर देखो, ये वाला जो फेस है ना इसको मैं इससे दिखा रहा हूँ, ये फेस है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मेरे पास जरा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही होगी वो यूं घूमकर यूं आ रही होगी, 90 डिग्रीज पर है। जब आप इसको रोटेट करोगे, यूं रोटेट करते जाओगे तो इसका एरिया कम होता जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी हमारे पास अब इसका प्लेन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पहले क्या था, परपेंडिकुलर था, यानी मैक्सिमम और फिर मिनिमम और फिर मैक्सिमम। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये चीज इसमें एक्सप्लेन करनी है। लेट्स जस्ट गो फॉर द बिग हिट. Explain why when the Hall probe is rotated, the Hall voltage varies between a maximum positive value and a maximum negative value. अब इसके अंदर हमारे पास ये है, when plane of the Hall probe
पता नहीं कहाँ पे था, हाँ, when plane of the Hall probe is perpendicular to the magnetic field, maximum Hall voltage is recorded. उसके बाद है when plane is parallel minimum Hall voltage is recorded. लास्ट एक और पॉइंट अगर आप मेंशन करना चाहो कि इसके बाद फिर क्या होगा कि फेस ही रिवर्स हो रहा है तो हमारे पास जो है फिर वो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. विजुअलाइजिंग द फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो वायर है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से मूव कर रही होगी, यूं ही होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो शुरू में मेरे पास जो है ये इस एरिया को के साथ जो है परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री का एंगल होगा. लेकिन जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, अब रोटेशन भी एक्स वाई प्लेन में हो रही है, यानी आप इसको यूं करके घुमा रहे हो. जब आप इसको घुमा रहे हो तो ये जाहिर सी बात है उस टाइम पे पैरेलल भी होगा कभी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहाँ तो पहुँच गए. दिस वॉज द ईजी पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, द मैक्सिमम हॉल वोल्टेज इज मेजर्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस आर. अब इसने एक और काम किया है कि ये जो आर है ना इसको चेंज किया है. सुनो, इसने इसको चेंज किया है, इसने इसको दूर भी करने की कोशिश की है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसने आर को वेरी किया है. यू कैन क्लियरली सी दैट द आर इज वेरिंग और ये हमारे पास डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, दूर करता जा रहा है. एंड इट मेक्स सेंस कि हमारे पास वी एच की वैल्यू भी गिर रही होगी क्योंकि बी की वैल्यू गिर रही होगी. अग्रीड? क्योंकि हमें पता है कि वी एच इज इक्वल टू बी आई ओवर एन टी क्यू होती है. सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ बी वैल्यू चेंज हो रही होगी. यानी इसका मतलब है कि वी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. यहां तक भी पहुंच गए? ओके. इट इज थॉट दैट वी एंड एच आर रिलेटेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव. ठीक है, एक अलग से हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है वेयर के इज अ कांस्टेंट. ओके, सो अब मुझे ये बोलता है कि विदाउट ड्रॉइंग अ ग्राफ यूज डेटा फ्रॉम फिगर दिस टू सजेस्ट वेदर द एक्सप्रेशन इज वैलिड और नॉट. अब इसकी वैलिडिटी का अगर आपके पास कभी भी सवाल आ जाए तो आपको 3 वैल्यूज पर टेस्ट करना होता है, कोई भी 3 वैल्यूज. ठीक है, क्या मैं इसको एक सिंपल एक काम कर सकता हूं कि k शुड बी इक्वल टू वी एच इन टू आर लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं. तो इसका मतलब है कि k itself इज अ कांस्टेंट, यानी मैं 3 दफा इसकी वैल्यूज निकालूंगा और मैं चेक करना चाहूंगा कि कांस्टेंट आ रही है या नहीं आ रही है. निकाल के दिखाओ, पहले बताओ. सपोज करो ये आ रहा होगा, पहले वाला क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो जाएगा k1 इज इक्वल टू 0.290 इनटू, अभी मैं इसको डायरेक्ट 1 ही कर रहा हूं, सेंटीमीटर्स में रहने देते हैं. 100 या डिवाइड बाय 100 कर दो, मर्जी आपकी. सही है. फिर सेकेंड टाइम मैं निकाल रहा हूं k2 इज इक्वल टू 0.19 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100, एक ये आ जाएगा. और फिर थर्ड टाइम मैं कर रहा हूं, लास्ट वैल्यू पे कर रहा हूं, थर्ड टाइम आ रहा है 0.060, k3 इज इक्वल टू 0.60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100. मुझे बताओ कि k1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.9 पहली 2.9 माइनस 3, दूसरे की 10⁻³ और फिर लास्ट 3 यानी अब आप एक चीज नोट करो, अगर मैं इन सबको 1SF पे ले जाऊं, एट 1SF सारी वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि द एक्सप्रेशन इज वैलिड. इज दैट क्लियर? आपके पास अभी भी चॉइस है. इसके अंदर अगर आपने बोला कि भाई अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर द वैल्यूज आर चेंजिंग, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर द वैल्यूज आर चेंजिंग, आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, बोलो फिर देन इट इज नॉट इक्वल. दोनों स्टेटमेंट सही है. सही है. आप इसको ये करोगे कि भाई इफ राउंडिंग ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर द वैल्यूज आर ऑल सेम, 1SF तक सारी वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब है कि द एक्सप्रेशन इज वैलिड.
But at three significant figure, the values are not same, so not valid. Choice is yours. Is that clear? ठीक है? मैं इसको बोल रहा हूं, suggest whether the expression at 1SF K is a constant, so expression is valid. ठीक है? Next step. A graph showing the variation with 1 over r of VH is plotted. Okay. State the features of the graph that suggest the expression is valid. क्या होना चाहिए? यानी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन था? वो एक्सप्रेशन है VH is equal to K over R है. इसने क्या किया है? ग्राफ प्लॉट किया है VH अगेंस्ट 1 over K. तो हमें पता है कि जो K होगा वो क्या होगा? ग्रेडियंट होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं. VH इज इक्वल टू K ओवर R के अंदर हम लोग इस VH को Y कह सकते हैं, और हमारे पास जो M होगा वो K के बराबर हो जाएगा, और मेरे पास जो 1 ओवर R है वो किसके बराबर है? X के बराबर होगा. यानी स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए. सर अपने 1 over K को ये अगेंस्ट 1 over R 1 over R, सॉरी. सही है? इज दैट क्लियर? समझ गए? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? लीनियर लॉ डायरेक्ट लगाया. तो स्टेट द फीचर्स ऑफ द ग्राफ दैट सजेस्ट द एक्सप्रेशन इज वैलिड. स्ट्रेट लाइन must pass through origin. सही है? इज दैट क्लियर? ये आपके पास इसका भी आंसर बन गया. फिर जरा इधर देखो सवाल. द होल प्रोब इज नाउ रिप्लेस्ड विथ अ स्मॉल कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव वोल्ट मीटर. ओके, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड एक सेंसर, एक कॉइल है. इसने क्या किया है कि इसको उठा के बाहर फेंक दिया. किसको? इसको उठा के बाहर फेंक दिया, हॉल प्रोब को. इसकी जगह पे कॉइल लगा दिया. ओके. फिर मुझे कुछ और भी कहता है. द कॉइल इज अरेंज सो दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर. ओके, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे. सपोज करो ये मेरा जो हाथ है, कॉइल है, मैं इस कॉइल को इस तरीके से रख सकता हूं. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? ये भी हो गया. अब जरा सुनो, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दिस इज ब्रूटल नॉलेज. इसका प्लेन ये वाला होगा और इसका एरिया भी सर्कल होगा, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी. यानी हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा होगा वो BA के बराबर होगा, एंड ऑल्सो इनटू द नंबर ऑफ टर्न, यानी फ्लक्स लिंकेज हो गया. यहां तो बात समझ में आ रही है? फ्लक्स लिंकेज आ गया, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें जरूर. ये बात समझ में आई? फिर जरा सुनो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेडेस लॉ ये कहता है कि जब तक इस फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक वोल्टेज जनरेट नहीं होगा. अगर मैंने इसको स्टेशनरी रखा हुआ इधर, सही है, मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स है, मान लिया मैक्सिमम फ्लक्स ही होगा B into A मैक्सिमम, ऐसे ही होगा. क्या इस पोजीशन में वोल्टेज होगा मेरे पास? हाँ या ना? यस और ना? अगर स्टेशनरी है तो होगा वोल्टेज? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरे पास फ्लक्स लिंकेज इज कांस्टेंट. राइट? कटिंग तो भले कटिंग हो रही हो या नहीं हो रही हो, इट इज इररिलेवेंट नाउ. अब थोड़ा सुनो, जब मैं इसको दूर की तरफ मूव कर रहा हूंगा तो मुझे पता है कि B में चेंजेस आ रहे होंगे, एरिया सेम रहेगा. अगर B में चेंजेस आ रहे होंगे तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा. अगर फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा तो EMF जनरेट होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? किसको नहीं समझ में आया ये बात? नहीं है आपको? देखो मेरी बात सुनो. सपोज करो ये मेरे पास एक कॉइल, सही है, ये कॉइल है अब इस शेप, ठीक है. पहले मैंने यहां पे रखा हुआ है,
सही है, कॉइल रखा हुआ, इसको हटा दिया मैंने, फेंक दिया इसको, समझ गए? ये मेरे पास एक कॉइल है, ये मैंने सामने रखा है, मुझे पता है कि इसमें इसका एरिया ये है, यहाँ तक बात समझ में आए? नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, यहाँ तक बात समझ में आए? हाँ या ना? अब जरा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमकर यूं जा रही होंगी। हमें पता है, मैंने आप लोग पिछली क्लास में कराया था कि फ्लक्स इटसेल्फ इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल, होता है। अगर ये इधर ही रखा हुआ है तो मेरे पास जो फ्लक्स लिंकेज आ रहा होगा बी ए एन के बराबर आएगा, और बी ए एन मेरे पास अगर ये मूव नहीं हो रहा तो बी ए एन की वैल्यू जो भी होगी वो रहेगी हमेशा। मूव ही नहीं कर रहे हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी नहीं किया तो मैक्सिमम होगा इधर। अगर ये मैक्सिमम होगा तो क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें? फ्रेडेस लॉ क्या कहता है? चेंज मस्ट हैपन फॉर द मैग्नेट फॉर द ईएमएफ टू बी जनरेटेड। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई? सही है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, सवाल क्या बोलता है देखते हैं। ये मुझे बोलता है, मुझे यही बोलता है, is now replaced with a small coil of wire connected to a sensitive voltmeter. The coil is arranged so that its plane is normal to the magnetic field of the wire, जो कि मैंने अभी explain किया. Your target is to state Faraday's law of electromagnetic induction and hence explain why the voltmeter indicates a zero reading. यानी हमारे पास ये होगा, पहले तो मैं Faraday's law को कोट करना है, let's quote that. सही है? इज दैट क्लियर? ये मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये है, इसके साथ मैं इक्वेशन भी लिखना चाह रहा हूं, ई या वी ई एम एफ लिख सकते हैं, ये सही है? अच्छा, फिर मेरे पास ये है, एंड हेंस एक्सप्लेन व्हाई द वोल्टमीटर इंडिकेट्स अ जीरो रीडिंग। हमारे पास है नो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज एज कॉइल इज स्टेशनरी, सो EMF not induced. What do you think? सही है? Is that clear? Next step. State 3 different ways in which an EMF may be induced in the coil. बेटे वो मुझे पता है, लेकिन मुझे 3 ways बता रहा है। क्या करूंगा? नंबर 1 क्या? EMF को कैसे इंक्रीज करूंगा बेटे? EMF तो इस पे डिपेंड करेगा। एक हमारे पास ये है, मूव द कॉइल टू एंड फ्रो, एक ये ऑप्शन है, सही है? एक तो ये हो गया, मूव द कॉइल टू एंड फ्रो, और रोटेट द कॉइल। दूसरी चीज क्या हो सकती है? नहीं, इन विच एन ईएमएफ में बी इंड्यूस। एक तो मेरे पास मूव द कॉइल टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे उसको मूव कर दो, और रोटेट द कॉइल दूसरा पॉइंट हो जाएगा, रोटेट द कॉइल। और क्या हो सकता है? दूसरा हमारे पास ये भी हो सकता है, तो देखो लिसन, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट चेंज कैसे कर सकते हैं? एसी लगा सकते हैं इसमें, एग्जैक्टली। What do you think? अगर एसी करंट लगाएंगे तो करंट बेटे
अगर एसी करंट लगाएंगे तो करंट पहले ऊपर जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर नीचे जाएगा, चेंजिंग करंट आएगा। अगर चेंजिंग करंट आएगा तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज हो रही होगी। अगर बी में सारे चेंजेस हो रहे होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस होंगे, और एंड वी रिक्वायर द चेंज टू हैपन। इज दैट क्लियर? सही है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये कह रहा है, हमारे पास ये कह रहा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग थ्रू अ वैक्यूम इन अ पैरेलल बीम। ओके, द पार्टिकल्स हैव स्पीड v. ओके, द पार्टिकल्स एंटर a region of uniform magnetic field of flux density 930 microtesla. यहां तक भी पहुंच गए। Initially the particles are traveling at right angles to the magnetic field as expected. The path of the single particle is shown in figure 7.1. We can see that it is actually curving towards upside. ऐसे ही हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो इस तरफ लग रही होगी, यूं ही होगी, towards the center, centripetal force. 4 सेंटीमीटर लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे कह रहा है the negatively charged particle follows a curved path of radius 7.9 centimeter. फिर ये कह रहा है a uniform electric field. अब be careful, एक तो हमारे पास इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो लगी हुई है, ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई है, is applied in the same region as the magnetic field. For an electric field strength, this electric field strength E की वैल्यू गिवन है हमारे पास, किलो वोल्ट्स में गिवन है। बी केयरफुल, द पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड, यानी बेंडिंग रुक गई है एज दे पास थ्रू द रीजन ऑफ द फील्ड। ऑन फिगर मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरफ होगी डायरेक्शन? किस तरफ डायरेक्शन होगी कि ये सीधा पास हो? सर ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही बोला इसने। सीधी सी बात है, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से आएगी, यानी ये साइड मेरे पास जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो भाई पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तभी तो सीधी होगी पाती है। यहां तक बात समझ में आई? प्लीज टेल मी। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड फील्ड। मैंने कराया था ये वाली बात, याद है? फिर ये कह रहा है कैलकुलेट फॉर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल द स्पीड। इन फैक्ट लिटरली मैंने आपको एक डेरिवेशन भी कराई थी कि भाई मैं इधर ही डिराइव करके भी दिखा देता हूं। वो ये है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बल्कि इनफैक्ट यहां मैं इसको लिखता हूं, फोर्स मैग्नेटिक ऑन पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू बी क्यू वी होता है, और मेरे पास जो फोर्स इलेक्ट्रिक होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है ई क्यू के बराबर। ई क्यू के बराबर होता है, ऐसे ही होता है। दोनों को बराबर कर सकते हैं। बी क्यू वी इज इक्वल टू ई क्यू। क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गए, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर वाला फॉर्मूला बन गया, ई ओवर बी। इज दैट क्लियर? यानी मुझे अगर सिर्फ इसकी स्पीड निकालनी है, मुझे ई की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, वो दोनों है मेरे पास। ज़रा इधर देखो, ई की वैल्यू मेरे पास जो इसमें गिवन है वो है 12 किलो वोल्ट पर मीटर, यानी वो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ और मेरे पास जो बी की वैल्यू है वो भी इस डायग्राम में ही गिवन थी, 930 माइक्रोटेस्ला, यानी मेरे पास ये आ जाएगा 930 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। निकाल लो ये। किसको समझ में नहीं आया ये बात? इज दिस क्लियर? ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला मैंने कराया था। आप चाहते तो डायरेक्टली v इज इक्वल टू ई ओवर बी लगा सकते थे इधर। ये बताओ कितना आ रहा है? कितना? -7 या 7? इट मेक्स सेंस, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस एक चीज का ख्याल रखना कि ये स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं करे। सही, अगर वो करेगा तो जाहिर बात है फिर तो गलत ही होगा। यहां तक भी पहुंच गए। अब मेरे पास लास्ट में बोलता है द रेशियो चार्ज टू मास।
यानी मुझे निकालना है Q ओवर M। एक काम करते हैं, चार्ज टू मास के लिए मैं काम कर सकता हूं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करें। अगर मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते हैं तो दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ऐसे ही होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स मैग्नेटिक मस्ट बी इक्वल टू FC, लिख सकते हैं इधर सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी फोर्स मैग्नेटिक हो जाएगी BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, कर सकते हैं इसको। किसको बेटे, डज इट मैटर? मुझे तो सिर्फ Q ओवर M निकालना है, और कोई तरीका नहीं है ना Q ओवर M लाने का। आप ट्राई करके देख लो। क्या लॉजिक खराब हो जाएगी? मेरी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ इसमें, मुझे तो सिर्फ चार्ज टू मास चाहिए ना, चार्ज टू मास तो जो होगा वही रहेगा। व्हाई वुड इट चेंज? व्हाई वुड द चार्ज इन द मास चेंज? इट डजंट चेंज। सही है? तो इसका मतलब ये है, और पहली बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चे, जब पिछले वाले केस में किया था तो चार्ज और मास तो वैसे ही हमारे पास इसमें कंसिडर ही नहीं किया था, तो मुझे ज़रूरत क्या है? इज दैट क्लियर? तो मैं डायरेक्टली इसमें नहीं आ सकता हूँ कि टर्निंग इफेक्ट से निकालूँ चार्ज टू मास, और इसके मैंने इसके बराबर किया तो उसके अंदर मेरे पास ये बचेगा BQ R इज इक्वल टू MV, यहाँ तक भी पहुँच गए। यानी Q ओवर M इज इक्वल टू V ओवर BR। इज दैट क्लियर? चेक कर लो मैंने कोई गलती तो नहीं की है। सही किया है, सही किया है, सही है ना? ठीक है। यानी अब मैं Q ओवर M निकालने के लिए मेरे पास जो है, सबसे पहले तो मुझे स्पीड चाहिए। स्पीड हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, 1.3 इंटू 10⁻⁷, फिर डिवाइडेड बाय BR। B कितना था? 930 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड आई एम श्योर द रेडियस वॉज ऑलरेडी गिवन टू अस। किधर गिवन है? हाँ, 7.9 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस, राइट? सो 7.9 इंटू 10⁻⁻², डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है? 1.77 10⁻⁻11. 1.77 into 10⁻11. यानी 1.8 इंटू 10⁻11। सही है, चार्ज टू मास रेशियो। ये हो गया। इज दैट क्लियर? आगे ओके गाइज, आई नीड योर अटेंशन। इधर देखो, a uniform magnetic field has a constant flux density B. Okay, B is constant, ये भी है। The straight wire of fixed length carries a current I at an angle theta to the magnetic field as shown in figure 6.1. We can see that. ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है? यानी एक एंगल पर है, हमें पता है कि हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं if you want to। अब एक और चीज़ है, मैं इसके अंदर टेक्निकली BI साइन थीटा भी लगा सकता हूँ उसमें, ये भी हो सकता है। अब मुझे ये बोलता है द करंट आई इन दी वायर इज चेंज्ड। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है कीपिंग द एंगल कांस्टेंट। ओके, करंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ऑन फिगर 6.2 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विथ आई ऑफ द फोर्स F ऑन द वायर। मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज़ रियलाइज करो कि F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। हमारे पास ये चीज़ कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, सिर्फ करंट को वेरी कर रहे हैं। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है कि नहीं है? अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगी। What do you think? Simple as that. करंट जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगी। कॉमन सेंस है, फैक्ट है, ठीक है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे ये कहता है द एंगल थीटा बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ वेरिड।
द करंट आई इज केप्ट कांस्टेंट, इस बार इसने करंट को कांस्टेंट रखा है. ऑन फिगर 6.3 sketch a graph to show the variation with angle theta of the force F on the wire. यानी हमें पता है कि F इज इक्वल टू BIL sin थीटा होता है. यानी मेरे पास जो है अभी क्या कर रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है. यानी मेरे पास एक साइन का ग्राफ होगा. मैक्सिमम किस पे होता है? 90 पे मैक्सिमम होता है, 90 डिग्रीज पे मैक्सिमम होता है. तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू तो मैं इधर मार्क कर सकता हूँ, क्रॉस पॉइंट मैंने इधर मार्क किया. और हमें पता है कि भाई हमें पता है कि इसमें साइनोसॉइडल चेंजेस आते हैं, यानी ये जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास. व्हाट डू यू थिंक? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर आपको और प्रिसिशन चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, पहले साइन थीटा, एक काम करो कि लेट दिस बी 1, इसको आप 1 मार्क कर लो, सही हो, और बाकी वैल्यूज के हिसाब लेते हुए चले जाओ. भाई साइन थीटा निकालो, 30 निकालो, कितना आता है? हाफ आता है. यानी तकरीबन मेरे पास मिडिल पे आना चाहिए. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी. अगर आपको प्रिसिशन चाहिए तो आप ये प्रिसिशन पूरी कर सकते हो. इसके अंदर 3 मार्क का था सवाल. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी ये आपके पास मिडिल वैल्यू तकरीबन आनी चाहिए, यानी ये होना चाहिए F/2. इज दैट क्लियर? समझ गए? ये भी हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये कह रहा है, फिर पता नहीं क्या कह रहा है. अच्छा हाँ, आई थिंक ये रहा सवाल. हाँ, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड at right angles to the rectangular surface PQRS of a slice of conducting material as shown. Okay, so we happen to have a conducting material. We don't know कि metal है या हमारे पास semiconductor है, but most likely semiconductor होगा, because technically ये hall voltage का जिक्र कर रहा होगा. अब ये हमारे पास कह रहा है electrons move toward the slice SR. We can see that the electrons are moving towards this side. हमारे पास है, यानी हमारे पास जो होगी मिडिल फिंगर को हमें राइट साइड पे करना पड़ेगा. यहाँ तक भी हम लोग पहुँच गए. एंटर द स्लाइस ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल. द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द साइड स्लाइस एट राइट एंगल्स टू द साइड SR. एक्सप्लेन व्हाई इनिशियली the electrons do not travel in a straight lines across the slide from side SR to PQ. अब सीधी सी बात है, हमारे पास इन्फ्लुएंस किसका आ रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा होगा. हमारे पास यहाँ पर जो होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट विल ड्रिफ्ट अवे द इलेक्ट्रॉन्स टू perpendicularly टू द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ही होगा. यानी इसका मतलब है या तो वो QR की तरफ जाएगा या PS की तरफ जाएगा, वो हम लोग बाद में प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब मुझे बोलता है, पहले हम लोग निकालते हैं एक्सप्लेन व्हाई इनिशियली, पहले इसका आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं. हमारे पास ये है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर स्टेशनरी होगा तो काम नहीं करेगा. देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डाउन है, ये यानी QR की तरफ घूमेंगे. सही है. शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था कि when deriving this equation for the Hall voltage, I told you guys
कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जमा होंगे, ऐसे ही होगा। अभी राइट नाउ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड QR और PS के बीच में बनेगी, लेकिन बहुत वीक होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स QR पे ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जब ये स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएगी तो ये वापस से जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फिर और इधर नहीं जा सकते, वो सीधे पास होंगे। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया था जब मैंने आई वाज डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ द हॉल वोल्टेज। डू यू रिमेंबर दैट? ये बात समझ में आ गई? तो मैंने इसमें ये लिखा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका मतलब है सर्कुलर मोशन में जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि एक और भी चीज मैंने मेंशन कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्ट्रेटन द पाथ। आप इसको और एलैबोरेट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन PS एंड QR इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद इसने लास्ट सवाल पूछा है, एक्सप्लेन टू विच साइड PS और QR द इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव। इट मूव्स टुवर्ड्स QR स्ट्रेट अवे। सही है, एक्सप्लेन भी करना है यूजिंग फ्लेमिंग्स। Is that clear? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जिस तरह मैंने आंसर क्रिएट किया है, प्लीज़ खुदा के वास्ते पेपर में इसी तरीके से डिटेल में लिख कर आओगे। ये जो कीवर्ड है ना परपेंडिकुलर, ये मेंशन करना लाजमी है। इवन दो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख दिया, आप लिख कर आ जाना, ये बात क्या चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ पेपर्स करेंगे, ठीक है? I'm going to be stopping this. I think we will continue this in the next class.